हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आरजे इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। माय नेम इज़ राजेश तिवारी। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से एक्टिव एज पैसिव एज बनाते हैं। उसमें हम 2 टेंस आप लोगों को पढ़ाए थे। अब बेटा आप ऐसे ही हर टेंस का ईजिली पैसिव एज बना लोगे, ठीक है। आइए कुछ स्पेशल रूल देखते हैं कि एक्टिव एज से जब हम पैसिव एज बनाते हैं तो उनमें कई सारे स्पेशल रूल्स होते हैं, वो बच्चों को समझ में ठीक से नहीं आता, तो हम शॉर्ट ट्रिक से आपको बता दे रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। कई सारे रूल्स होते हैं, स्पेशल रूल्स। उस स्पेशल रूल्स का सबसे पहला रूल हमारा ये है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से स्टार्ट हो तो उसे 2 तरह से बनाते हैं। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता था तो आप कहोगे सर हमें तो आता है बनाने, तो बेटा वो अलग रूल था। अलग रूल मतलब कोई क्वेश्चन वर्ड रहता था तो आप क्वेश्चन वर्ड नीचे लिखते थे। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता था तो पैसिव वॉइस का भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता था। लेकिन इसमें क्या है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु, WHO, ठीक है, हु से स्टार्ट हो तो उसे 2 तरह से बनाते हैं। 2 तरह से बनाते हैं मतलब आइए देखते हैं कैसे। स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर 1 हमारा क्या कहता है कि अगर हु से स्टार्ट हो तो हु की जगह हम बाय हुम लिखते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अगर अन्य शब्द है तो वो लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा, हु मीन्स कौन, टीचेज मीन्स पढ़ाता है, यू मीन्स आपको। हु टीचेज यू, आपको कौन पढ़ाता है? राजेश तिवारी। बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते होंगे। आइए टॉपिक पे आते हैं। तो हु टीचेज यू, ठीक है बेटा। ध्यान से देखो कौन सा टेंस है ये। बेटा एक ट्रिक हम बता रहे हैं आप लोगों को कि अगर किसी सेंटेंस में, ठीक है, कि एक्टिव एज के अगर किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हो, ठीक है, तो वो 2 ही टेंस होता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। कैसे पता है कि पास्ट इंडेफिनिट होता है? बेटा ये जो वर्ब है इसका सेकेंड फॉर्म दिया होगा। सेकेंड फॉर्म तो नहीं है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वर्ब में एस लगा है, लास्ट में ES लगा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हमें ये पता है कि एक्टिव एज का सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। तो जब हम पैसिव एज में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। बेटा हु को हमें किस में चेंज करना है? बाय हुम में। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय हुम, ठीक है, बाय हुम। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है मतलब वो एक्टिव एज का सब्जेक्ट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आर। बाय हुम आर यू का यू। बेटा इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसका थर्ड फॉर्म होता है टॉट, तो बाय हुम आर यू टॉट, ठीक है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है हु हैज स्टोलन हर पेन। हु मीन्स कौन, हैज स्टोलन चुराया है, हर उसका, पेन मीन्स कलम, उसका पेन कौन चुराया है? बेटा हेल्पिंग वर्ब देखो कौन सा है? हैज़ दिया है। मतलब अगर हैज़ रहता है या हैव रहता है तो वो तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करते हैं? हैज़ हैव को बीन में, ठीक है, मतलब हैज़ बीन हैव बीन में चेंज करते हैं ना। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? हु को बाय हुम में लिखना था, हु को हम बाय हुम में चेंज किए। अब आप कहोगे सर हैज़ का हैज़ होगा? जी हैज़ का हैज़ होगा। क्यों हैज़ लिख रहे हैं? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। बाय हुम हैज़ हर पेन, उसके बाद क्या बजाएंगे? बीन। बजाना नहीं है, लिखना है। बाय हुम हैज़ हर पेन बीन, इसका थर्ड फॉर्म, स्टोलन का तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी ये वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया ही है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता ही है। तो बाय हुम हैज़ हर पेन बीन स्टोलन। बेटा ये था पहला स्ट्रक्चर कि अगर हु से सेंटेंस स्टार्ट हो तो पहले इस तरीके से बनाते। लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर क्या हमारा कहता है कि हु से स्टार्ट हो तो हम हु से भी बना सकते हैं, बशर्ते लास्ट में हम बाय लगाएंगे, ठीक है। कैसे? स्ट्रक्चर देखते हैं। हु पहले है, प्लस हेल्पिंग वर्ब है, देन पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड, देन बाय, एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है हु रोट द महाभारत। महाभारत कौन लिखा? बेटा हु है तो सबसे पहले हु लिखेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखेंगे? अभी अभी हम आपको बताए हैं कि बेटा वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं, लेकिन पैसिव एज के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। द महाभारत, महाभारत ये ग्रंथ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वॉज लगेगा तो हु के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वॉज।
फिर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट द महाभारत, हु वॉज द महाभारत, रोट का थर्ड फॉर्म रिटेन, उसके बाद अन्य शब्द नहीं है, लास्ट में बाई, देन क्वेश्चन मार्क। तो हु वॉज द महाभारत रिटेन बाई। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, हु इज टीचिंग श्याम इंग्लिश, श्याम को अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, श्याम को अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। ठीक है, देखिए बेटा हु को तो हु में चेंज करते हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही रहने देते, उसमें ऐड क्या करते हैं, बीइंग ऐड करते हैं। तो इज क्यों होगा, क्योंकि बेटा जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे। हु इज श्याम, बीइंग ऐड करेंगे, इसका थर्ड फॉर्म टॉट, फिर इंग्लिश, लास्ट में बाई, फिर देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हु से स्टार्ट हो तो दो तरह से बनाते हैं बेटा। एग्जाम में आपकी इच्छा, चाहे आप पहले स्ट्रक्चर से बनाइए चाहे दूसरे स्ट्रक्चर से, ठीक है, जो आपको इजी लगे। आइए स्पेशल रूल का दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है कि यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आए, ठीक है, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आए तो पैसिव वॉइस निम्न तरह से बनाते हैं। बेटा एक क्वेश्चन है हमारा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, थोड़ा सा सोचिए तो। ठीक है, आइए बताते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। बेटा नोट में हमने आपको यहाँ पे बताया है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू, etc, ये सब के सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अगर आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कहीं भी, ठीक है, कहीं भी बेटा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आए, कैन आए, कुड आए, मे आए, माइट आए, शैल आए, शुड आए, विल आए, वुड आए, मस्ट आए और टू, etc एक्सेट्रा, कुछ भी आए तो उसको बनाते कैसे हैं, बहुत इजी है बेटा। देखो स्ट्रक्चर देखो, पहले PS लिखेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, उसके बाद MA लिखेंगे। MA का मतलब होता है मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद इसमें एक ऐड करना है बी। ठीक है, याद रखिएगा बेटा कि अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आए तो उसमें क्या ऐड करना है हमें, बी। ठीक है, बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर PO मतलब पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। सबसे पहला एग्जाम्पल है आई कैन बीट यू, मैं आपको पीट सकता हूँ। ठीक है बेटा, कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट है, लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो आपको पता है जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे यू, फिर MA लिखना है कैन का कैन। आप कहोगे सर कैन का कुड नहीं लिखेंगे, ना जी ना, मॉडल जो भी रहेगा वही लिखना है बेटा, इसमें चेंजेस नहीं करेंगे, वो नरेशन में होता है कैन का कुड, मे का माइट ना। लेकिन एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कैन रहे तो कैन ही लिखेंगे, कुड रहे तो कुड ही लिखेंगे, विल रहे तो विल ही लिखेंगे ना। तो बेटा पहले यू लिखेंगे, फिर कैन का कैन, उसके बाद ऐड क्या करना है, बी ऐड करना है, तो यू कैन बी, इसका थर्ड फॉर्म बेटा होगा बीटेन, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई, आई का मी। दूसरा एग्जाम्पल है यू शुड हेल्प योर फादर, यू शुड हेल्प योर फादर, तुम्हें अपने पिता की मदद करनी चाहिए, हर बच्चे को अपने पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए ना। आइए टॉपिक पे आते हैं, यू शुड हेल्प योर फादर। बेटा योर फादर पहले लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, योर फादर। शुड का शुड लिखेंगे, इसमें ऐड क्या करना है, बी, योर फादर शुड बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड, बाय लगा के यू का यू। ये दूसरा स्पेशल रूल था। थर्ड आपका रूल क्या कहता है कि यदि एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट्स आए तो उसका पैसिव वॉइस दो तरह से बनाते हैं। बेटा अभी अभी हमने क्या सीखा है कि हाँ जी, जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाए तब क्या करेंगे, तो दो तरह से बनाते हैं बेटा, बड़ा इजी है। आइए टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या कहता है हमारा कि दो ऑब्जेक्ट होगा तो पहला जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस सब्जेक्ट 1 हो जाएगा। दो ऑब्जेक्ट होगा ना बेटा, हमें क्या पता है कि जो ये पहला वाला ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, तो पहला वाला ऑब्जेक्ट मतलब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट पहला। ठीक है, अभी हम बता दे रहे हैं। देन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आपको कि सर ये ऑब्जेक्ट मतलब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट 2 मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, फिर उसके बाद बाई, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन देखिए बेटा, जैसे क्वेश्चन से अच्छे समझ में आएगा। द चिल्ड्रेन टोल्ड मी द ट्रूथ, बच्चों ने मुझसे सत्य कहा।
बेटा ये द चिल्ड्रन एक सब्जेक्ट है, टोल्ड एक वर्ब है, और मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट 1 है, द ट्रूथ ऑब्जेक्ट 2 है। तो बेटा जो ऑब्जेक्ट 1 होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट 1 हम मान लिए हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट 1 है बेटा मी, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट 1 मान लिए, तो मी का आई, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म बेटा, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आई वॉज टोल्ड भी थर्ड फॉर्म ही होता है, तो आई वॉज टोल्ड। उसके बाद देखिए बेटा ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट 2, मतलब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो पैसिव वॉइस सब्जेक्ट 2 है वो लिखेंगे। तो आई वॉज टोल्ड द ट्रूथ, फिर बाई, फिर द चिल्ड्रन का द चिल्ड्रन, ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई वॉज टोल्ड द ट्रूथ बाय द चिल्ड्रन। एक और एग्जांपल देखते हैं, हर हस्बैंड बॉट हर एन ईयरिंग, उसके पति ने उसके लिए एक कान की बाली खरीदी। हर हस्बैंड बॉट हर एन ईयरिंग, बेटा सबसे पहले देखेंगे कौन सा टेंस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या पास्ट इंडेफिनिट होगा। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट कब होगा, जब वर्ब में ऐसे एस होगा, है नहीं, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो बेटा देखिए ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, हर ऑब्जेक्ट 1 है, एंड हियरिंग ऑब्जेक्ट 2 है। तो बेटा पहला ऑब्जेक्ट अगर लेंगे तो हर का महादेव, ना जी ना, हर का सी, बेटा सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज होगा, सी वॉज थर्ड फॉर्म बॉट, सी वॉज बॉट। उसके बाद देखो बेटा ऑब्जेक्ट मतलब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट 2, सी वॉज बॉट एन ईयरिंग बाय हर हस्बैंड ना। ये रूल तीसरा था बेटा। आइए तीसरे रूल का एक और स्ट्रक्चर होता है, अभी अभी हमने आपको बताया था कि एक्टिव एज का सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है तो उसे दो तरह से बनाते हैं। पहला तरीका हमने सीख लिया, दूसरा तरीका हमारा क्या है, दूसरा तरीका है कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट 2 पहले लिखेंगे, मतलब जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा पहले वो, देन हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, देन पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट 1, देन बाय, देन पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। अर्थात बेटा होता है क्या है कि अगर इनडायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट होता है इनके पहले हम टू का यूज़ करेंगे। टू का यूज़ करेंगे मतलब कैसे बता रहे हैं, देखिए द डायरेक्टर ऑफर्स हिम अ जॉब, बेटा द डायरेक्टर ऑफर्स हिम अ जॉब ना। देखिए बेटा ये ऑब्जेक्ट 1 है या ऑब्जेक्ट 2 है, तो पहले ऑब्जेक्ट 2 हमें लिखना है, मतलब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट 2 लिखना है, तो अ जॉब लिखेंगे। अ जॉब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज रहेगा, अ जॉब इज। ऑफर का थर्ड फॉर्म ऑफर्ड। अब आपको कि सर ये 2 कहाँ से आया, बेटा ये 2 कहाँ से आया, अगर ऑब्जेक्ट आप 2 उठाते हो, याद रखिएगा बेटा ना, अगर ऑब्जेक्ट 2 उठाते हो तो पहला ऑब्जेक्ट के पहले में 2 लगाना ही है। तो अ जॉब इज ऑफर्ड, इसके पहले 2 होगा ना। बेटा आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद 2 टी ओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पहले टी ओ लिख दीजिएगा 2। तो अ जॉब इज ऑफर्ड टू हिम बाय द डायरेक्टर। दूसरा, योर सिस्टर वॉज कॉलिंग मी अ टीचर, बेटा ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज है, तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट 2 उठाएंगे तो अ टीचर लिखेंगे। अ टीचर वॉज, इसमें बीइंग ऐड करेंगे क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहते हैं बीइंग लगाते हैं। अ टीचर वॉज बीइंग, उसके बाद कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। अब दूसरा ऑब्जेक्ट है ये अ टीचर और ये पहला ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट के पहले हमें क्या लगाना है, इन्फिनिटी 2, तो 2 लगाएंगे फिर मी। तो अ टीचर वॉज बीइंग कॉल्ड टू मी बाय योर सिस्टर। ये तीसरा रूल था। चौथा रूल देखते हैं बेटा कि यदि एक्टिव वॉइस में, ध्यान से बेटा ये सब नोट डाउन करते चलो, ठीक है, फ्यूचर में काम देगा और अभी भी तो काम ही देगा। यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर मतलब प्लेस पर कोई इनडेफिनिट प्रोनाउन है तो पैसिव वॉइस में वह प्रोनाउन यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मतलब बेटा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के प्लेस पर मतलब कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के स्थान में कोई इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित सर्वनाम है, मतलब कोई ऐसा प्रोनाउन जिसका कोई निश्चित ही नहीं है, मतलब हमें पता ही नहीं कि प्रोनाउन है कौन, तो पैसिव वॉइस में वह प्रोनाउन यूज़ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, होती ही नहीं है ना, क्योंकि सर इनडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है बेटा देख लेते हैं। वन, एनी वन, एनी बॉडी, नो वन, नो बॉडी, एवरी वन, एवरी बॉडी, पीपल, इट इज, ये सब के सब इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अगर ये सब
सब्जेक्ट के स्थान पे आए तो पैसिव वॉइस में इसका यूज़ नहीं करते। मतलब एग्जाम्पल देखते हैं, एनीबॉडी कैन डू दिस वर्क। बेटा एनीबॉडी ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये आया कहाँ है, सब्जेक्ट के स्थान पे। अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आए तो पैसिव वॉइस में इसे यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हाँ जी, अगर आप करना चाहो तो करो, बेशक करो, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, इसका इम्पोर्टेंस नहीं करना है ना। तो एनीबॉडी कैन डू दिस वर्क, बेटा दिस वर्क है, सबसे पहले लिखेंगे दिस वर्क क्योंकि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। कैन का कैन अभी अभी पता चला है, मॉडल है तो बी लगाएंगे, तो दिस वर्क कैन बी, डू का थर्ड फॉर्म डन ना। बेटा यह काम किया जा सकता है, कोई भी यह काम कर सकता है, कोई भी कर सकता है, तो कोई कौन है हमें पता ही नहीं ना, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इस वजह से पैसिव वॉइस में इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो दिस वर्क कैन बी डन, अगर आपकी इच्छा है तो बाई एनीबॉडी लगा सकते हो, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। आइए एक और एग्जांपल देख देते हैं कि पीपल स्पीक इंग्लिश इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं। बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देखिए ध्यान से, बेटा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश। इंग्लिश, बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज, इंग्लिश इज, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन कहाँ, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो लोग ही बोलते हैं, इस वजह से लोग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस लिखेंगे अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। ठीक है, ये 4 स्पेशल रूल थे, कुछ और स्पेशल रूल के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है,